हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज जिस किताब की समरी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है 12th फेल और जिसके लेखक हैं अनुराग पाठक। इस किताब को पढ़ने की प्रेरणा मुझे मिली सौम्याज बुक स्टेशन नाम के एक चैनल से। अगर आप ऑलरेडी सौम्याज बुक स्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो किताबों के बारे में बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो किताब की कहानी यूं शुरू होती है। ये कहानी है मनोज शर्मा नाम के एक लड़के की जो कि ग्वालियर के बेलग्राम में रहता है। मनोज एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि ख़ास तौर पर गणित यानी मैथमेटिक्स उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मनोज अपने परिवार यानी उसके पिता, उसकी माँ, उसका भाई और उसकी बहन इनके साथ बेलग्राम में रहता है। उसके पिता एक सरकारी नौकर हैं यानी सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन उसके पिता अति आदर्शवादी हैं और किसी न किसी तरह से उनके काम में, उनके ऑफिस में, उनके जॉब में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है जिसके कारण वो अक्सर सस्पेंड होते रहते हैं। इस वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है, यानी उन्हें पैसों की किल्लत रहती है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मनोज के 3 दोस्त हैं। विष्णु जो उसका सहपाठी भी है और काफ़ी होनहार स्टूडेंट है, मगर वो मनोज को अपने सामने कुछ नहीं समझता और उसकी खिल्ली उड़ाता है। दूसरा दोस्त राकेश दिल का बहुत अच्छा है और मनोज को हमेशा प्रेरित करता रहता है। तीसरा दोस्त है बल्ले जो कि एक टेम्पो चलाता है। राकेश मनोज को हमेशा सही राय देने की कोशिश करता है और उसका हौसला बढ़ाता रहता है। मनोज ने अपनी क्लास 10th नकल के बल पर पास की थी और वो उम्मीद कर रहा है कि क्लास 12th भी इसी तरह नकल करके पास कर लेगा। मनोज की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब इलाके के एसडीएम दुष्यंत सिंह स्कूलों में नकल पर रोक लगवा देते हैं और मनोज किसी भी तरह से सभी पेपर्स कर एग्जाम्स में खाली पेज छोड़कर या प्रश्न उतार कर वापस आ जाता है। मगर इस दौरान मनोज एसडीएम दुष्यंत सिंह का रौब और रुतबा देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। कुछ समय बाद गांव के मंडी मैदान में क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है जिसमें कि मनोज कमेंट्री करता है। वहां पर एसडीएम दुष्यंत सिंह आए होते हैं और वो मनोज की कमेंट्री सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। 12वीं का रिजल्ट आता है और आशा के अनुसार विष्णु फर्स्ट डिवीजन में पास होता है और मनोज फेल हो जाता है। सिर्फ हिंदी छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो जाता है। मनोज के चाचा श्याम सुंदर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और साथ ही साथ उसे एडवाइस करते हैं कि उसे कुछ काम धंधा कर लेना चाहिए। मनोज का दोस्त बल्ले अपना टेम्पो बेच रहा होता है तो मनोज की माँ किसी तरह अपने जेवर गिरवी रखकर उन्हें वो टेम्पो दिलवा देती है और कैलाश और मनोज मिलकर टेम्पो चलाना शुरू करते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है, मगर जल्दी ही मनोज की किस्मत उसका साथ छोड़ देती है और उनका टेम्पो झूठे केस में फंसवा कर जब्त करवा दिया जाता है। पुलिस कैलाश और मनोज को 2 घंटे लॉकअप में रखती है और उनकी एक नहीं सुनी जाती। मनोज इस घटना से बेहद हताश और नाराज होता है। उसका दोस्त राकेश उसे समझाता है कि ऐसी नाइंसाफी हमेशा से ही होती आई है। पुलिस वाले हमेशा पैसे वालों का ही साथ देते हैं। मनोज को एसडीएम दुष्यंत सिंह की याद आती है और वो और कैलाश उनसे मदद मांगने एसडीएम के ऑफिस जाते हैं। मगर मनोज दुष्यंत सिंह के सामने ये नहीं कह पाता कि वो टेम्पो चलाता है। मनोज एसडीएम से एक बार फिर से बहुत प्रभावित होता है। मनोज शर्म के मारे टेम्पो की बात ना बताकर ये कहता है कि वो तो पढ़ाई के लिए गाइडेंस लेने आया है। एसडीएम दुष्यंत सिंह उसे पीसीएस और डिप्टी कलेक्टर कैसे बने, एग्जाम्स कैसे दें, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, इस बारे में बताते हैं। मनोज टेम्पो को छोड़कर पीसीएस का सपना आंखों में संजोकर वापस आ जाता है। मनोज बहुत परेशान है और वो राकेश और विष्णु को पीसीएस के बारे में बताता है तो विष्णु उसका मजाक उड़ाता है कि तू तो 12th फेल है और एसडीएम बनने का सपना देख रहा है। मगर राकेश उसे मेहनत करने की सलाह देता है और उसकी उम्मीद फिर से जग जाती है। मनोज फाइनली 55% से 12th पास कर लेता है। फिर जून के महीने में वो चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर आता है और एमएलबी कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लेता है। मनोज को गर्व होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी कॉलेज से पढ़े थे। कॉलेज में वो झूठ बोलता है और सबको अपने मार्क्स 65% बताता है। मनोज मूलचंद चाचा के साले त्रिलोकी के साथ उसके कमरे में रहने लगता है, मगर त्रिलोकी के रूम पार्टनर केशव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन जब त्रिलोकी अपने गांव चला जाता है और मनोज कॉलेज, तो केशव कमरा लॉक करके अपने गांव चला जाता है। मनोज के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और उसके पास सिर्फ 20 रुपए होते हैं। उन 20 रुपयों से वो छोले भटूरे खा लेता है। उसके बाद वो अपने कॉलेज के पास अचलेश्वर मंदिर के बाहर बैठ जाता है। वो फुटपाथ पर बैठे भिखारियों के बारे में सोचता है। उसके बाद वो सावित्री भोजनालय में जाकर उसके मालिक से काम मांगता है ताकि वो उसके बदले में खाना खा सके।
रेस्टोरेंट का मालिक कुछ सोचकर उसे खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद मनोज काम करना चाहता है, मगर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मगर मनोज नहीं मानता। इस बीच वहाँ मनोज का क्लासमेट रविकांत द्विवेदी आता है और खाने के 30 रुपए देना चाहता है, मगर मनोज नहीं मानता और आखिरकार बर्तन साफ करके ही मानता है। रविकांत मनोज को किसी तिवारी सर के पास लेकर जाता है जो इंग्लिश कोचिंग करते हैं। उन्हें एक रूम पार्टनर की भी जरूरत होती है। वहाँ मनोज को रहने के लिए जगह मिल जाती है और वो तिवारी सर के सारे काम करता है, जैसे चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना इत्यादि। वहाँ माहौल इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग से ज्यादा लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप का होता है। यहाँ तक कि तिवारी सर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक दिन तिवारी सर को लगता है कि एक लड़की मनोज को पसंद करती है, तो वो मनोज को वहाँ से निकाल देते हैं। मनोज एक बार फिर से बेघर हो जाता है। मनोज का BA फर्स्ट ईयर 55% मार्क्स के साथ क्लियर हो जाता है। कुछ दिन बाद वो विवेकानंद केंद्र से युवा प्रेरणा शिविर अटेंड करता है और इतना इंस्पायर होता है कि वो अब पढ़ाई छोड़कर देश की सेवा करना चाहता है। वो अपने गाँव आता है और उसका दोस्त राकेश उसे समझाता है। राकेश उसे समझाता है कि उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। मनोज BA सेकेंड ईयर भी 2nd डिवीजन से पास करता है और इंग्लिश में केवल पासिंग मार्क्स ही ला पाता है। मनोज कंफ्यूज है कि वो PCS प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करे। वो एक पीली कोठी में रहने वाले लड़के दीप सोनी से मिलता है जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। दीप सोनी बताता है कि उन्हें 18 घंटे रोज पढ़ाई करनी होती है। दीप सोनी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मनोज खुद को उससे कंपेयर करके बहुत निराश होता है, मगर फिर वो मेहनत करने की ठान लेता है। BA पास करने के बाद वो एक्सपीरियंस के लिए PCS का फॉर्म भर देता है और अब उसकी मुलाकात विक्रमादित्य पांडे और मोहन गुप्ता से होती है। पांडे से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस बीच मनोज के पिता को तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है और मनोज को पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। अब वो कैसे पीली कोठी में रहकर पढ़ाई करेगा, उसे समझ नहीं आता। मनोज पैसे कमाने के लिए काम ढूंढता है, मगर उसे कुछ काम नहीं मिल पाता। ऐसे ही एक दिन उसे बुखार चढ़ जाता है, मगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया वो उसे दवा दे दें, मगर वो डॉक्टर उसे वहां से भगा देता है। डॉक्टर का व्यवहार मनोज को अंदर तक हिला देता है। पांडे उसे विवेकानंद केंद्र वाले त्यागी जी से मिलाते हैं और वो उसे साहित्य सभा लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी दे देते हैं। इस नौकरी के एवज में मनोज को मिलते हैं 300 रुपए और रहने की जगह। मनोज त्यागी जी को अपनी BA परसेंटेज 55% की जगह 62 बताता है, मगर पांडे उसका राज खोल देता है। त्यागी जी कहते हैं कि मनोज को अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के बल पर छुपाना नहीं चाहिए। लाइब्रेरी में मनोज अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, तेंजिंग नोर्गे जैसे कई महान लोगों की जीवनियां पढ़ डालता है। लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठियां होती हैं जिनमें शहर के कवि और साहित्यकार आते हैं। मनोज उनके भाषण और कविताएं ध्यान से सुनता। वो लाइब्रेरी में बने मंच पर माइक पर बोलने का अभ्यास भी करता। एक बार मनोज को लाइब्रेरी की रद्दी बेचने का काम दिया गया। उसने वो रद्दी 5000 रुपए में बेचकर पैसे लाइब्रेरी के मैनेजर हुक्मचंद जी को दे दिए। हुक्मचंद जी को मनोज पर शक हुआ क्योंकि पिछले साल रद्दी 7000 रुपए की बिकी थी। मनोज का मन निराशा और कड़वाहट से भर जाता है। वो त्यागी जी से कहता है कि वो अब ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां उसकी ईमानदारी की कदर ना हो। त्यागी जी उसे समझाते हैं और इसी बीच वहां त्यागी जी की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आती है। वो PSC मेंस की तैयारी कर रही है। वो मनोज को समझाती है, मगर मनोज लाइब्रेरी छोड़कर चला जाता है और ग्वालियर की एक पिछड़ी सी बस्ती में एक आटा चक्की में काम करता है और किसी तरह एक अंधेरे से कमरे में 4-5 घंटे की पढ़ाई ही मैनेज कर पाता है। पांडे उससे मिलने आता है और देखता है कि मनोज बहुत ही कमजोर हो चुका है, उसका रंग पीला पड़ गया है और उसके गाल पिचक गए हैं। पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में काम करने के लिए कहता है, मगर मनोज नहीं मानता। पांडे उसे अपने साथ पीली कोठी में रहकर पढ़ाई करने को कहता है। मनोज ने एक्सपीरियंस के लिए जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था उसमें वो फेल हो जाता है, मगर अब वो डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा। इस बीच दीप सोनी का DSP पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है। मनीष, गुप्ता, मनोज और पांडे बहुत अधिक हार्डवर्क करते हैं, मगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। मनोज निराश हो जाता है और 4-5 दिन तक उसे होश नहीं रहता, मगर वो फिर से उठता है। लेकिन हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि नवंबर PSC एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। सब निराश हो जाते हैं। अंशु गुर्जर जो अब DSP बन चुकी है, वो सबको सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठने के लिए एडवाइस करती है। वो उन्हें IAS, IPS बेसिकली UPSC के बारे में बताती है। वो कहती है कि उन्हें 2 साल दिल्ली में रहकर कोचिंग लेनी होगी।
सब सोच में पड़ जाते हैं कि उनका स्टेट लेवल पर ये हाल है तो वो नेशनल लेवल पर कम्पीट कैसे करेंगे। अंशु कहती है कि उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज में जोश भर जाता है, मगर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक बात होती है। अंशु मनोज की मदद करती है और उसे 10,000 रुपए कोचिंग के लिए दे देती है। मई में प्रीलिम्स हैं। मनोज और पांडे कोचिंग के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर आ जाते हैं। मुखर्जी नगर, जहां जीत का संकल्प और सफलता का सपना आंखों में लेकर हजारों स्टूडेंट्स आते हैं। पूरे देश से लाखों स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं और 4 साल में करीब 500 लोग ही सफल होते हैं। मनोज और पांडे नेहरू विहार के सी ब्लॉक में कमरा लेते हैं, जहां थोड़ा सस्ता रेट है। मनोज हिंदी साहित्य की कोचिंग के लिए विकास दिव्य कीर्ति सर की दृष्टि कोचिंग में एडमिशन लेता है। कोचिंग में देश के कोने कोने से होनहार स्टूडेंट्स आते हैं। कई तो अपने स्टेट की पीएससी क्लियर कर चुके होते हैं, डीएसपी या नायब तहसीलदार बन चुके हैं, मगर आईएएस आईपीएस के लिए आते हैं। और कईयों की प्रीलिम्स यहाँ तक कि मेंस भी क्लियर हो चुकी होती है, और इनमें से कई ऐसे हैं जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं। यहाँ का माहौल देखकर मनोज घबरा जाता है कि वो इन सब के सामने कुछ भी नहीं है। कोचिंग में 1 महीने के बाद विकास सर टेस्ट लेते हैं और सरप्राइजिंगली मनोज सबसे ज्यादा नंबर लाता है। और विकास सर कहते हैं कि इस लड़के में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने का कैलिबर है। मनोज को प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है। वो अचानक पूरी क्लास की नजर में आ जाता है। खास तौर पर लड़कियां उसे घेर लेती हैं, मगर पांडे को ये सब पसंद नहीं आता। वो जेलस हो उठता है। इसी बीच अल्मोड़ा से आई एक लड़की श्रद्धा मनोज से हिंदी साहित्य के बारे में गाइड करने की रिक्वेस्ट करती है। मनोज को श्रद्धा बहुत अच्छी लगती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और लगभग आधी क्लास का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जिसमें मनोज भी है। एक दिन मनोज देखता है कि श्रद्धा विकास सर की कोचिंग में सफाई करने वाले एक लड़के के हाथ में लगी चोट पर पट्टी कर रही है। मनोज को अनायास ही ग्वालियर के उस डॉक्टर की याद आ जाती है जिसने उसे दवा देने से इनकार करके क्लिनिक से भगा दिया था। उसके मन में श्रद्धा के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। इसी बीच पांडे जेलस होकर श्रद्धा को मनोज के 12th फेल होने की बात बता देता है, मगर पांडे की आशा के विपरीत श्रद्धा मनोज की कहानी से इंस्पायर होती है और मनोज से नाराज होने की बजाय उसकी तारीफ करती है। कुछ समय के बाद मनोज और पांडे ग्वालियर लौटकर पीली कोठी में कमरा किराए पर ले लेते हैं, मगर मनोज के दिल में श्रद्धा की याद बनी रहती है। वो सोचता है कि अगर वो आईएएस एग्जाम क्लियर कर लेता है तो वो श्रद्धा को जरूर प्रपोज करेगा, मगर अब मेंस की तैयारी करनी है। मनोज भोपाल में एग्जाम्स के लिए जाता है। जनरल स्टडीज और इंग्लिश के बाद 10 दिन का गैप था। वो सोचने लगता है कि अगर आईएएस या आईपीएस ना भी बन पाया तो इनकम टैक्स या फिर सेंट्रल एक्साइज जैसी कोई ना कोई पोस्ट तो उसे मिल ही जाएगी और बाद में वो प्रॉपर आईएएस बन पाएगा। एग्जाम्स के बाद पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम का एक लड़का मनोज का कंपलसरी इंग्लिश पेपर चेक करता है। मनोज को उम्मीद है कि उसने टेररिज्म इन इंडिया पे काफी अच्छा और डिटेल एस्से लिखा है, मगर हाय री किस्मत, उसने टूरिज्म इन इंडिया की जगह टेररिज्म इन इंडिया पढ़ लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो रोने लगता है। उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री का पेपर देने ही नहीं चाहता। उसका यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट बेकार हो जाता है। वो बहुत दुखी होता है और सोचता है कि श्रद्धा को क्या मुंह दिखाएगा। इसी बीच मनोज, पांडे, अविनाश और गुप्ता सभी की यूपीपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है। मनोज की उम्मीद फिर बंध जाती है। अब उसे पीएससी मेंस की परीक्षा देनी है। वो श्रद्धा से बात करने की हिम्मत जुटाता है, मगर श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिलता। पांडे उसका मजाक उड़ाता है कि वो श्रद्धा से कहेगा क्या। वो कहता है कि अनसक्सेसफुल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अविनाश भी प्यार के खिलाफ बोलता है, मगर मनोज कहता है कि प्यार उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मनोज और पांडे रविकांत द्विवेदी सर की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, जहां पांडे को योगिता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। हमेशा मनोज को लड़कियों से दूर रहने की नसीहत देने वाला पांडे खुद प्यार के चक्कर में फंस जाता है। पीली कोठी में आए नए लड़कों के सामने गुप्ता बहुत टींगे हाँकता है। एक दिन नवल भल्ला नाम का एक लड़का पीली कोठी में आता है और गुप्ता से अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्न पूछता है, तो वो बगले झांकने लगता है। अविनाश, मनोज और पांडे कोई भी नवल के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। सब उसकी नॉलेज को देखकर चौंक जाते हैं। नए साल का दिन है और मनोज श्रद्धा से बात करने का ये मौका जाया नहीं करना चाहता, मगर श्रद्धा का नंबर उससे खो गया है।
अब क्या किया जाए। इधर पांडे भी योगिता के प्यार में डूबा हुआ है और मनोज की मदद करना चाहता है। वो दोनों विकास सर की कोचिंग में फोन करके श्रद्धा का नंबर लेने की कोशिश करते हैं, पर नहीं मिलता। फाइनली पांडे मनोज को श्रद्धा से मिलने उसके घर अल्मोड़ा जाने को कहता है। मनोज इतनी दूर जाने से हिचकिचाता है, मगर पांडे उसे 500 रुपए और हिंदी के कुछ नोट्स देकर दिल्ली और दिल्ली से अल्मोड़ा जाने के लिए राजी कर लेता है। कुछ घबराया, कुछ अनश्योर सा मनोज दिल्ली से अल्मोड़ा की बस में बैठ जाता है। श्रद्धा ने अल्मोड़ा के सर्वोदय नगर में अपने घर की लोकेशन बताई हुई है। मनोज हिंदी के नोट्स देने के बहाने श्रद्धा के घर पहुंच जाता है। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगाया हुआ है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो श्रद्धा से कहेगा क्या। मगर उसे वहां श्रद्धा नहीं मिलती, क्योंकि वो तो इंटर्नशिप के लिए हरिद्वार गई होती है। वो किसी तरह श्रद्धा की मम्मी से उसके हॉस्टल का फोन नंबर ले लेता है। अल्मोड़ा बस स्टैंड से ही वो श्रद्धा के हॉस्टल को फोन करके उससे बात करता है। श्रद्धा मनोज के अल्मोड़ा में होने की बात सुनकर ही चौंक जाती है और मनोज के अपने घर तक पहुंच जाने की बात पर बहुत ही अनईजी हो जाती है। मनोज अपने प्यार का इजहार श्रद्धा से करता है और श्रद्धा नाराज होकर फोन काट देती है। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे श्रद्धा से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद न थी। मनोज को पछतावा होने लगता है कि ये उसने क्या किया। तभी श्रद्धा उसी एसटीडी फोन बूथ पर फोन करती है। मनोज उसे अपने मेंस एग्जाम्स की सारी बातें सच सच बता देता है। श्रद्धा उसे अपनी कमियों पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। मनोज पर इन बातों का बहुत अच्छा असर होता है और वो ग्वालियर वापस आ जाता है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के 3 महीने बचे हैं और मनोज श्रद्धा का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। पीली कोठी के सभी विद्यार्थी 7-8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन पांडे योगिता की यादों में खोया रहता है। उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। इस बीच योगिता उन्हें अपनी दीदी की शादी में इनवाइट करती है। इन्हीं दिनों मनोज के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और वो अपने पिता से मिलने और पैसे लेने के लिए गांव जाता है। गांव में विष्णु सरकारी स्कूल का टीचर बन चुका है और बल्ले टेम्पो चलाना छोड़कर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। दोनों मिलकर मनोज की खिल्ली उड़ाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कब कलेक्टर बनेगा। वो ये भी पूछते हैं कि क्या शहर में कोई लड़की तो नहीं फंसा ली। मनोज बहुत अपमानित फील करता है और सोचता है कि कहाँ उसका गांव और उसके लोग और कहाँ श्रद्धा का घर और उसका शहर। वो श्रद्धा के बारे में कितना इम्प्रैक्टिकली सोच रहा था। उसके पिता फिर से अपने सीनियर्स के साथ संघर्ष के मूड में थे और मनोज को लगा कि वो फिर एक बार सस्पेंड होने वाले हैं। वो पिता से प्रार्थना करता है कि वो 2 साल ठीक से नौकरी कर लें, मगर उसके पिता नहीं सुनते। वो निराश होकर माँ से 2000 रुपए लेकर अगले ही दिन ग्वालियर वापस आ जाता है। कुछ समय बाद मनोज, पांडे और अविनाश योगिता की दीदी की शादी अटेंड करते हैं तो पांडे को पता चलता है कि योगिता तो शशांक नाम के एक लड़के को पसंद करती है। योगिता के लिए एमए हिंदी पांडे इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शशांक के सामने कुछ भी नहीं। पांडे का मूड खराब हो जाता है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मनोज पर उतारता है और फिर पीली कोठी पहुंचकर रोता रहता है। मनोज और पांडे दोनों की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्लियर नहीं होती। मनोज का दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। अविनाश और नवल दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है। नवल मनोज और पांडे की खिल्ली उड़ाता है और वो दोनों मन महसूस कर रह जाते हैं। मनोज को सच्चाई का ज्ञान होता है कि ये परीक्षा इतनी आसान भी नहीं। सिर्फ सपना देखने भर से कुछ नहीं होता। आपको पूरे देश के प्रतियोगियों को पछाड़ कर आगे बढ़ना होता है। वो कंफ्यूज तो था ही कि क्या करे, मगर उसे हिंदी साहित्य से उम्मीद थी और फिर सब्र रखकर मेहनत के अलावा और कर भी क्या सकता था। इस बीच मनोज को श्रद्धा की याद आती रहती है और पांडे उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मगर वो श्रद्धा को नहीं भूल पाता। एक दिन वो दोनों त्यागी जी से मिलने जाते हैं। पांडे त्यागी जी को श्रद्धा के बारे में बता देता है। मनोज को बहुत शर्म आती है, मगर वो चौंक जाता है जब त्यागी जी कहते हैं कि प्रेम विचलित नहीं, स्थिर करता है। वो आपकी नेगेटिविटी को दूर करके आपको फोकस करता है। मनोज को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मगर पांडे को त्यागी जी की बातें सही नहीं लगती। फिर त्यागी जी मनोज को अपना प्रेम मन में ही रखने का सुझाव देते हैं। मनोज कुछ दिन तक तो अपने आप पर काबू रखता है, मगर फिर परेशान होकर एसटीडी से श्रद्धा को फोन करता है। उसे पता चलता है कि श्रद्धा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली आ रही है। मनोज के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं था। वो भी अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए दिल्ली आ जाता है। मनोज और पांडे नेहरू विहार में कमरा ले लेते हैं और एक बार फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। अविनाश और नवल और गुप्ता भी गांधी विहार में कमरा लेकर रहते हैं। श्रद्धा ने मुखर्जी नगर के हॉस्टल में कमरा ले लिया है, जिसमें वो पहले रहती थी। श्रद्धा और मनोज रोज 2 घंटे हिंदी लिटरेचर मनोज के कमरे में पढ़ने लगे।
पढ़ाई के बाद वो उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता है। पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। पांडे को मनोज और श्रद्धा का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो मनोज से कहता है कि श्रद्धा उसे यूज कर रही है, वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यहाँ आती है, मगर मनोज उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। इस बीच प्रगति मैदान में बुक फेयर लगता है। श्रद्धा और मनोज वहां जाते हैं और मनोज श्रद्धा से अपने दिल की बात कहना चाहता है, मगर श्रद्धा पढ़ाई की बात करती रहती है। मनोज एक स्टॉल पर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान देखता है, पर उसका प्राइस देखकर वापस वहीं रख देता है। वो श्रद्धा के लिए कॉफी लेकर आता है। बाद में श्रद्धा उसे वही किताब भेंट करती है। उसके पहले पन्ने पर लिखती है, मनोज की उड़ान के लिए। मनोज कमरे में आता है तो पांडे वैसे ही चिढ़ा बैठा है। वो एक बार फिर मनोज को श्रद्धा से दूर रहने की सलाह देने लगता है। कहता है कि इस प्यार के चक्कर में पढ़कर तुम अपने को बर्बाद कर लोगे। मनोज कहता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। पांडे नाराज होकर फिर कुछ कहता है तो मनोज के मुंह से निकल जाता है कि जब तक पांडे को योगिता से प्यार था तब तक सब कुछ ठीक था, तब उसे श्रद्धा से कोई शिकायत नहीं थी और अब उसे परेशानी होने लगी है। पांडे कड़वा सच सुनकर गुस्से में लाल हो जाता है और मनोज से कहता है कि या तो वो या फिर श्रद्धा। मनोज दुखी होकर कहता है कि वो श्रद्धा के बिना नहीं रह सकता, तो पांडे नाराज होकर अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। पांडे अब गुप्ता के साथ उसके कमरे में रहता है और अभी भी मनोज से नाराज है। मनोज अपने पिता से हर महीने 2000 भेजने के लिए फोन करता है ताकि वो दिल्ली में ठीक से पढ़ाई कर सके, मगर उसे पता चलता है कि वो फिर से सस्पेंड हो चुके हैं। पांडे के जाने के बाद मनोज को एक रूम पार्टनर की जरूरत है, वरना उसे रूम का पूरा किराया खुद भरना पड़ेगा। घर से भी मदद की उम्मीद जाती रही। उसने अपने साथ वाले कमरे में रहने वाले लड़कों के लिए खाना बनाने का काम ले लिया, जिसके बदले उसके खाने की व्यवस्था तो हो गई। रूम पार्टनर के रूप में उसे एक लड़का शरद मिल गया। उसे किराए और अन्य खर्चों के लिए कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार उसे एक कोठी के 2 कुत्तों को घुमाने का काम मिल गया। उसने श्रद्धा को सब बताया और उसके रिएक्शन से सरप्राइज रह गया जब श्रद्धा ने कहा कि क्या वो उसके साथ कुत्ता घुमाने चल सकती है। एक दिन मनोज और श्रद्धा पांडे से मिलने उसके कमरे पर जाते हैं। वहां पांडे तो नहीं मिलता, मगर वहां पुलिस की वर्दी पहनकर गुप्ता पढ़ाई कर रहा था। गुप्ता कहता है कि मोटिवेशन के लिए वो ऐसा कर रहा है। श्रद्धा मनोज को कहती है कि आईपीएस की वर्दी में मनोज बहुत ही अच्छा लगेगा और वो चाहती है कि मनोज आईपीएस बने। 2 महीने बाद मेन का रिजल्ट आता है और सिर्फ अविनाश ही पास हो पाता है। मनोज जानता है कि उसकी तैयारी अच्छी ना होने के कारण वो पास नहीं हो पाया। श्रद्धा उसे जनरल स्टडीज और हिस्ट्री की कोचिंग लेने के लिए कहती है। मनोज पैसों का बंदोबस्त करने के लिए गांव आता है, मगर माँ के पास देने को पैसे नहीं। माँ की हालत देखकर मनोज का दिल और दुखी हो जाता है, मगर माँ किसी तरह उधार लेकर फिर से पैसे दे देती है। इधर मनोज के गांव जाने के बाद श्रद्धा को अकेलापन परेशान करने लगता है। वो मनोज को मिस करने लगती है। जब मनोज सामने था तो उसे कभी नहीं लगा कि वो उसे इस तरह मिस करेगी। आज उसे महसूस हुआ कि किस मानसिक स्थिति में मनोज अल्मोड़ा आया होगा। मनोज और श्रद्धा दोनों की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो जाती है। श्रद्धा का पहला और मनोज का ये तीसरा अटेम्प्ट है। अविनाश और नवल की भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है। गुप्ता और पांडे फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। नवल पांडे को ताना मारता है कि प्यार करने वाले तो पास हो गए और प्यार से दूर रहने वाले फेल। पांडे कहता है कि मनोज फाइनल सिलेक्शन तो दूर की बात है, मेंस भी क्लियर नहीं कर पाएगा। खैर, मनोज, श्रद्धा, अविनाश और नवल चारों ने मेंस के लिए एग्जाम दे दिए। मनोज अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। रिजल्ट आता है और मनोज, श्रद्धा और नवल फेल हो जाते हैं। सिर्फ अविनाश फाइनली अंडमान सर्विस में डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। वो सबको पार्टी देता है। यहाँ भी पांडे मनोज को अपमानित करता है कि प्यार के चक्कर में वो फेल हो गया है। यहाँ तक कि वो श्रद्धा का लिहाज भी नहीं करता। श्रद्धा रोती हुई वहां से चली जाती है और मनोज भी उसके पीछे पीछे वहां से चला जाता है। श्रद्धा बहुत अपसेट होकर मनोज को भी बातें सुनाती है। मनोज कहता है कि उसका प्यार सच्चा है और श्रद्धा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी प्रेरणा है, उसकी शक्ति है। श्रद्धा उसे अपने सपने साकार करने को कहती है। मनोज के भीतर श्रद्धा की बातें सुनकर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और वो निराशा और असफलता को छोड़कर सफलता की उम्मीद से भर जाता है। वो भागकर अविनाश के कमरे में आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बताए कि कैसे पढ़ना है। ये मनोज का आखिरी अटेम्प्ट है। अविनाश उसे अपनी डिजिटल वॉच गिफ्ट करता है और उसे पढ़ाई के टिप्स देता है कि कैसे उसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे स्टॉप वॉच का यूज करना है।
कैसे अपने पढ़ाई के घंटों का हिसाब रखना है, यहाँ तक कि उसे अपने को पुअर, गुड, वेरी गुड रेट भी करना है। इधर श्रद्धा भी उत्तराखंड PCS पर फोकस करती है। मनोज ने धीरे धीरे अपने पढ़ाई के घंटे 6 से बढ़ाकर 12 कर लिए और प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा उसकी पैसे से मदद करती है और वो डॉग्स को वॉक कराने का काम भी छोड़ देता है। विकास सर की कोचिंग में लास्ट ईयर IAS बनने वाले सौरभ राव टिप्स देने आते हैं। वो बताते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी का मेन की स्ट्रैटेजी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल अलग है। मेंस के लिए लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जानी चाहिए। पुराने पेपर सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। मनोज को समझ में आ जाता है कि वो क्या गलती कर रहा है। वो सिर्फ पढ़ता या फिर याद करता था, लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। अब वो सौरभ की बताई टिप्स पर अमल करके तैयारी कर रहा था। श्रद्धा ने भी ऐसे ही तैयारी करना शुरू कर दिया, मगर मनोज को जनरल स्टडीज के लिए कोचिंग की ज़रूरत थी। श्रद्धा और मनोज विनय सर के पास जाते हैं, जिन्होंने 1 महीने पहले ही कोचिंग शुरू की है। वो विनय सर को बताते हैं कि वो दोनों कोचिंग करना चाहते हैं, मगर फीस एक की ही दे सकते हैं। विनय सर मनोज की फीस भर देते हैं और कहते हैं कि जब पैसे आ जाएं तो दे देना। मनोज का मन विनय सर के लिए आदर से भर जाता है। विनय सर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे मनोज की तैयारी संतोषजनक हो रही है। इस बीच प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। मनोज, अविनाश, नवल और पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और गुप्ता का फिर से रह जाता है। वो पहले तो निराश होता है और फिर अपने मन को समझा लेता है। वो अपनी IPS यूनिफॉर्म से मेडल निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है, जिन्हें मनोज निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। श्रद्धा का भी उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और वो मेंस एग्जाम भी दे देती है। मनोज जी जान से मेंस की तैयारी में लग जाता है और रोज 25 से 30 पेजेस लिखकर प्रैक्टिस करता है। वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ पढ़ना और लिखना इसी में लग जाता है। फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करता है। वो हमेशा आंसर देने से पहले आउटलाइन बनाता है और फिर उत्तर लिखता है। उसने 1 महीने में 25 से 30 टेस्ट पेपर कर लिए हैं। मनोज मेंस की परीक्षा देता है। इसके बाद श्रद्धा उत्तराखंड PCS और मनोज IAS मेंस के रिजल्ट की वेट करते हैं। मेंस का रिजल्ट आ जाता है। मनोज का रूम पार्टनर शरद सबका रिजल्ट देखने के लिए इंटरनेट कैफे जाता है। सब जैसे सांसें रोककर रिजल्ट का इंतजार करते हैं। मनोज और अविनाश की मेंस क्लियर हो जाती है और पांडे और नवल रह जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है, मगर पांडे और नवल के दुखी होने के कारण अपनी खुशी को अपने मन में ही दबा लेता है। पांडे अभी भी मनोज से नाराज है और उसे यकीन है कि मनोज इंटरव्यू तो क्लियर नहीं कर पाएगा। और रही श्रद्धा की बात, उसके घर वाले अगर जान जाएंगे कि वो मनोज से प्यार करती है तो उसे ले जाएंगे। श्रद्धा का उत्तराखंड मेंस क्लियर हो जाता है। मनोज और श्रद्धा के सामने अब इंटरव्यू का चैलेंज है। श्रद्धा इंटरव्यू देने के लिए हरिद्वार चली जाती है और मनोज से कहकर जाती है कि वो मनोज के इंटरव्यू से पहले दिल्ली वापस आ जाएगी। मगर एक दिन उसका फोन आता है कि उसका इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, मगर वो दिल्ली वापस नहीं आ सकती, क्योंकि किसी ने उसके पिता को फोन करके उसके अफेयर के बारे में बता दिया है। श्रद्धा का डेप्यूटी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो जाता है। मनोज और श्रद्धा बेहद खुश हैं और वो श्रद्धा से दिल्ली आने की रिक्वेस्ट करता है। श्रद्धा बताती है कि उसके पिता वैसे तो बहुत खुश हैं, मगर उन्हें लगता है कि श्रद्धा ने उनका विश्वास तोड़ा है। मनोज के पास वाले कमरे में रहने वाला वरुण 2 इंटरव्यू दे चुका है और उसके चारों अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं। वो घर नहीं जा पा रहा कि घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड UPPSC में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बन जाती है और UP DSP लड़के से शादी कर लेती है। वरुण बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। पांडे उससे कहता है कि पहले पढ़ाई और फिर बाद में प्यार करना था। उसका इशारा मनोज की तरफ होता है। वो कहता है कि श्रद्धा भी मनोज के साथ ऐसा ही करेगी। मनोज कहता है कि उसे श्रद्धा पर पूरा विश्वास है। इधर डेप्यूटी कलेक्टर बनी श्रद्धा दिल्ली आना चाहती है। आखिरकार वो अपने पिता से दिल्ली जाने की परमिशन मांगती है। वो कहती है कि अगर मनोज सिलेक्ट हुआ तो उसे मेरी ज्यादा जरूरत होगी। मनोज के इंटरव्यू का दिन है और वो श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। इस बीच वो पांडे को याद करता है और उससे मिलना चाहता है। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है। वो कहती है कि पांडे तो हमेशा मनोज की इंसल्ट ही करता है। तब मनोज बताता है कि पांडे ने कैसे ग्वालियर में उसकी मदद की थी। वो दोनों पांडे से मिलने जाते हैं। पांडे आखिरकार बता देता है कि उसने ही श्रद्धा के घर फोन किया था। मनोज इंटरव्यू के लिए थोड़ा डरा हुआ है। उसे लगता है कि पता नहीं उसकी तैयारी पूरी है या नहीं, क्योंकि कई टॉपिक्स तो रह गए हैं। श्रद्धा उसे समझाती है और कॉन्फिडेंस देती है।
मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी मेहता के बोर्ड में पड़ता है। मनोज घबरा जाता है क्योंकि डॉक्टर मेहता का हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो इंजीनियर्स और इंग्लिश मीडियम वालों को ही अच्छे नंबर देते हैं। एक के बाद एक लड़का इंटरव्यू देकर आता है और बताता है कि डॉक्टर मेहता बहुत डेंजरस हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मनोज का दिल बैठने लगता है। 10वीं में 3rd डिवीजन, 12वीं में फेल, बीए में 2nd डिवीजन, क्या होगा उसका। खैर, उसकी बारी आती है और डॉक्टर मेहता उससे पूछते हैं कि उसे सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। मनोज जौरा में ट्रैक्टर चलाने और एसडीएम दुष्यंत सिंह से प्रेरित होने की बात बताता है तो डॉक्टर मेहता कहते हैं कि यहाँ सभी इसी तरह की स्टोरी लेकर आते हैं, मगर वास्तव में तो सबको पावर और स्टेटस ही चाहिए। दूसरे इंटरव्यू मेंबर जो मनोज की फाइल देख रहे होते हैं, मनोज से कहते हैं कि वो तो एक बहुत ही कमजोर स्टूडेंट रहा है। मनोज को जिस बात का डर था वही हुआ। अब चाहे तो वो फिर से झूठ बोल सकता है, मगर वो सच ही बोलता है। मनोज कहता है कि वो 12th में इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उस साल स्कूल में नकल नहीं हो पाई थी। सभी मेंबर्स चौंक जाते हैं, खास तौर पर डॉक्टर मेहता। आप नकल करके 12th पास करना चाहते थे? आज तक हमारे सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया। पता नहीं कैसे, पर इस बार मनोज बिल्कुल नहीं घबराता और कहता है कि सर, भिंड मुरैना के स्कूलों में आज भी नकल के बल पर ही बच्चे पास हो रहे हैं। इसमें बच्चों की गलती है या सिस्टम की? सिर्फ 1 साल चीटिंग नहीं होने दी गई और आज एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आपके सामने बैठा है। अगर उस साल एसडीएम दुष्यंत सिंह नकल ना रुकवाते तो आज मैं भी टेम्पो चला रहा होता। मनोज के उत्तर से इंटरव्यू बोर्ड के सभी मेंबर्स प्रभावित दिखते हैं, सिर्फ डॉक्टर मेहता को छोड़कर। डॉक्टर मेहता कहते हैं कि आपकी इंग्लिश तो बहुत वीक है, बिना इंग्लिश के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। मनोज कहता है कि सर, भाषा से ज्यादा महत्व सच्ची नीयत का है। इस पर डॉक्टर मेहता कहते हैं कि हम एक आईआईटी टॉपर की जगह आपको क्यों चुने। मनोज कहता है इसलिए कि वो एक आईआईटी टॉपर से ज्यादा योग्य है, क्योंकि 2 लोगों की तुलना उनके रिजल्ट से नहीं बल्कि उनकी सर्कमस्टांसेस और फैसिलिटीज से भी होनी चाहिए। मगर फिर एक इंटरव्यू मेंबर कहते हैं कि मनोज को हिंदी का लेक्चरर बन जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो टेक्नोलॉजी वाले संभाले तभी देश तरक्की करेगा। मनोज ने उसी वक्त कहा कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक साहित्यकार हैं, तो क्या उनकी कैलिबर पर आपको कोई डाउट है? इंटरव्यू बोर्ड में एक बुजुर्ग मेंबर भी थे जो मनोज के उत्तरों से बहुत प्रभावित दिख रहे थे। उन्होंने मनोज से पूछा कि ये उसका कौन सा अटेम्प्ट है। मनोज ने कहा कि ये उसका लास्ट अटेम्प्ट है। इंटरव्यू मेंबर पूछते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? मनोज कहता है कि मेरा लक्ष्य देश की ईमानदारी से सेवा करना है, चाहे आईएएस आईपीएस बनूं या नहीं। 12 मई को फाइनल रिजल्ट आता है। मनोज अपने पिता को फोन करता है और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू आईपीएस बन जाए। मनोज को बहुत खुशी होती है। श्रद्धा और मनोज यूपीएससी के ऑफिस रिजल्ट देखने जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है और अचानक ही एक सिपाही मनोज को ढकेलकर दूर कर देता है। थोड़ी देर में अविनाश उदास चेहरा लिए बाहर आता है। श्रद्धा मनोज का रिजल्ट देखने के लिए जाती है। कुछ कैंडिडेट्स बातें करते हैं कि इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। मनोज की मानो सांस रुक जाती है। इस बीच उसे श्रद्धा आती दिखाई देती है। उदास चेहरा लिए हुए श्रद्धा मनोज के पास आती है, मगर फिर चीख उठती है, तुम आईपीएस बन गए मनोज। मनोज को यकीन नहीं होता। वो कहता है, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। इसी के साथ मनोज सुख की सांस लेता है। दोनों ऑटो में बैठते हैं तो पास वही सिपाही खड़ा होता है जिसने मनोज को धकेला था। वो पूछता है, क्या रिजल्ट रहा? मनोज कहता है, आईपीएस। सिपाही तुरंत सैल्यूट करता है। मनोज चकित हो जाता है कि कैसे एक ही पल में दुनिया का नजरिया बदल जाता है। वो ऑटो से उतरकर सिपाही को गले लगा लेता है। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चल देते हैं।